इतिहास के युद्धों के बारे में हमसे पूछे। आरएनपी मीडिया सब्सक्राइब करें। आरएनपी मीडिया। खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने से पूर्व आपस में समझौता किया था कि वे एक साथ हमला करेंगे, एक आगरा की ओर से और दूसरा उत्तर की ओर से। परंतु जब राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तो बाबर ने उस पर विश्वासधारा का इल्जाम लगाया। उधर सांगा ने बाबर पर अभियोग लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर लिया, जबकि समझौते की शर्तों के अनुसार ये स्थान उसको यानी कि सांगा को ही मिलने चाहिए थे। लेकिन इन दोनों में फूट पड़ने का मुख्य कारण था राणा सांगा की भारत में स्वदेशी शासन की स्थापना। राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर तथा अन्य आक्रमणकारियों की भांति देश का माल लूटकर वापस चला जाएगा, किंतु यह केवल उसका भ्रम था। जब उसने देखा कि इस मुगल शासक ने देश में ठहर कर राज्य करना निश्चित कर लिया है, तो इस खतरे से वह सचेत हो गया। हमारे मध्यकालीन इतिहास में उत्तरी भारत को अफगानों के हाथ में मुक्त करने के निश्चित उद्देश्य को लेकर राजस्थान के अधिक से अधिक राजाओं को संगठित करने में प्रथम बार राणा सांगा को ही सफलता प्राप्त हुई थी। किंतु यह देखकर वह चकित रह गया कि बाबर के रूप में एक नए तुर्क आक्रमणकारी ने उसे दिल्ली पर स्वदेशी शासन की पुनर्स्थापना आकांक्षा से हीन कर दिया। सांगा जैसा ख्याति प्राप्त योद्धा इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने बाबर के विरुद्ध युद्ध की योजना तैयार करने में जुट गया। सांगा ने एक शक्तिशाली सेना एकत्र कर, जिसमें कहा जाता है कि 7 राजपूत राजा और 104 सरदार सम्मिलित थे, वह बयाना पर चढ़ बैठा और वहां के गवर्नर मेहंदी ख्वाजा को हरा दिया और दुर्ग की विशाल 4 दीवारी में बंद रहने के लिए विवश कर दिया। अब राणा के साथ बहुत से शक्तिशाली सरदार हो लिए, जिसमें रायसेन का सिलहदी, हसन खां मेवाती और सुल्तान इब्राहिम का भाई मोहम्मद लोदी भी सम्मिलित था। राणा ने मोहम्मद लोदी को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था। प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स ने राणा और हसन मेवाती की संधि को अपवित्र संधि बताया है, कारण कि वे दोनों भिन्न मतावलंबी थे और उनका एकमात्र उद्देश्य बाबर को देश से निकालना था। बाबर ने जो कुछ काल पूर्व इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष दिए जाने से बाल बाल बचा था, सुल्तान मिर्जा को कुछ तेज अश्वारोहियों सहित बयाना की सहायता के लिए भेजा और स्वयं राजपूतों से अंतिम युद्ध की तैयारियों में लग गया। बयाना के दुर्ग रक्षकों से मुठभेड़ करने में यह सेना असमर्थ रही और भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। बाबर के सिकरी पहुंचने के बाद सैनिक ने उसे राजपूतों की शक्ति, कुशलता व वीरता की बातें बताई। बाबर ने यह मानने के लिए कि शत्रु कितने मजबूत है और उनके पास किस तरह के अस्त्र शस्त्र है, यह जानने के लिए उसने अपने 1500 सैनिक भेजे। ये लोग बुरी तरह पराजित हुए, मार काट कर वहां से खदेड़े गए और अपनी शान किरकिरी कराकर वहां से वापस आ गए। अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। राणा पहले से ही खानवा के निकट एक पहाड़ी तक बढ़ आया था, जो वर्तमान भरतपुर राज्य का एक ग्राम और आगरा के पश्चिम में 37 मील दूरी पर तथा सीकरी से 10 मील की दूरी पर स्थित है। अब बाबर एक अत्यंत विषम स्थिति में पड़ गया था। उसकी सेना घबरा गई और राजपूतों के पराक्रम तथा उसकी बहादुरी से भयभीत होने लगी। काबुल के एक ज्योतिषी ने इस बार बाबर की पराजय की भविष्यवाणी की थी। इससे मुगल सेना और अधिक भयभीत हुई। अब बाबर के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह किस तरह अपने साथियों का साहस बढ़ाए, और इसलिए नाटकीय ढंग से उसने मदिरा का परित्याग करते हुए अपने अधिकारियों तथा सैन्य समूह के समक्ष बहुतुल्य मदिरा पात्र धरती ऊपर उंडेल दिए और उन्हें तोड़ फोड़ डाला। उसने मुसलमानों पर से तमगा नामक कर हटा लिया। इतने पर भी उसके साथियों की हिम्मत इतनी बड़ी नहीं जितनी वह चाहता था।
इस पर उसने अपने फौजी साथियों की एक सभा संयोजित की और उन्हें संबोधित किया। वह उसने अपने साथियों को पल पल यह याद कराता रहा कि वह अपनी स्वतंत्रता व सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही उसने यह वादा भी किया, युद्ध के बाद सभी को उनकी मर्जी के अनुसार जीने का और घर जाने का मौका दे दिया जाएगा। इसका उत्तर तुरंत उत्साह के साथ दिया गया। प्रत्येक ने कुरान पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के परित्याग की शपथ लेते हुए कहा कि वे अंत तक लड़ेंगे और बाबर का साथ देंगे। इस प्रकार उसकी सेना में साहस का पुनः संचार हो गया। बाबर के लड़ाई मोल लेने वाले कुछ सैनिकों ने आगे बढ़कर राणा की सेना से कुछ इक्का दुक्का लोगों पर, जो अपनी सेना से दूर चले गए थे, उन पर आक्रमण कर दिया और उनके शीश उतार कर ले आए। इससे मुगलों की हिम्मत बढ़ने में और अधिक सहायता मिली। कहने को तो बाबर के पास 2 लाख सैनिक थे, परंतु वह केवल 80,000 सैनिकों के समान ही कार्य करने के लिए और युद्ध करने के लिए सक्षम थे। बाबर के खानवा पहुंचने से पहले ही राणा वहां पहुंच गए और दोनों की सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने उतर गई। रशब्रुक विलियम्स ने बाबर की सेना के प्रबल योद्धाओं की संख्या 8 से 10,000 कही है, जो निसंदेह बहुत ही कम अनुमानित है। हम बाबरनामा के अनुसार अधिकृत रूप से कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध के पश्चात अफगानों की कई सहस्त्र सेना तथा अन्य सेनाएं भी बाबर से आ मिली थी और इस प्रकार मुगल फौज की संख्या में काफी वृद्धि हो गई थी। यह संख्या 40,000 से कम नहीं रही होगी। रशब्रुक विलियम्स ने काल्पनिक आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला है कि इस निर्णय की अवहेलना करना असंभव प्रतीत होता है कि राजपूतों की पराक्रमी सैनिक संख्या अपने शत्रु की सैनिक संख्या से 7 अथवा 8 1 के अनुपात से बढ़ी चढ़ी थी। वास्तविक बात तो यह थी कि अनुपात 2:1 का था। बाबर ने इस युद्ध की तैयारियां भी ठीक वैसे ही जैसे कि पानीपत के युद्ध में की थी, परंतु कुछ अंतर सेना की तैयारी में किए गए थे। उसने अपना स्थान मध्य में स्थित किया था। जितेमुर और खुसरू कुकुलतास ने उसकी दाहिनी ओर अपने स्थान ग्रहण किए थे। हुमायूं ने दिलावर खां और कुछ अन्य हिंदुस्तानी नवाबों को लेकर दाहिने पक्ष को संभाला था। मेहदी ख्वाजा ने बाई पक्ष का काम अपने हाथ में लिया। दाहिनी और बाएं सिरों पर घेरा डालने वाले दल थे। गाड़ियों की कतार के पीछे तोपखाने को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया था और इसकी कमान निजामुद्दीन अली खलीफा के हाथ में थी। बचाव की दीवारों के बजाय बाबर ने लकड़ी की पहिदार तिपाहियां निर्मित कराई थी, जिन्हें तोपों का आधार बनाया गया था तथा उसके तोपचियों के बचाव स्थल का काम लिया गया था। राणा की सेनाएं 4 प्रचलित खंडों में विभाजित की गई थी। अग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना पक्ष और बाया पक्ष। 16 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे के लगभग युद्ध आरंभ हुआ। मुगलों के दल को दाहिनी ओर से खदेड़ने के लिए राणा सांगा ने अपने बाएं पक्ष को आक्रमण करने की आज्ञा दी। इस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ। दाहिने तुलुगुमा पर प्रहार का ऐसा आघात हुआ कि वह तितर बितर होने लगा, किंतु बाबर ने चितेमुर को उसकी सहायता के लिए भेजा। उसने राजपूतों के बाएं पक्ष पर आक्रमण किया और मुगल सैनिक उनकी टुकड़ियों में खलबली पैदा करते हुए भीतर घुस गए। इसी समय मुस्तफा को खुले मैदान में सिपाहियों को बढ़ाने तथा आग के गोले बरसाने का हुक्म मिला। तोपखाने ने अपना काम ऐसे संतोषजनक ढंग से किया कि मुगलों का साहस सजीव हो उठा। अब मुगलों के दाहिने पक्ष में लड़ाई का वेग सर्वत्र फैल गया और उसको निर्माण केंद्र से सहायता भेजनी पड़ी। राजपूतों की बहादुरी के होते हुए भी मुगलों के दाहिने पक्ष ने अंत में राणा के बाई पक्ष को पीछे खदेड़ दिया। इसी समय वाम पक्षीय तुलुगुमा को घूमकर राजपूत सेना को पिछले भाग पर आक्रमण करने का हुक्म मिला। इससे भी वीर राणा को शत्रु के बाएं पक्ष पर भयानक दबाव कायम रखने से न रोका जा सका। जब बाबर को लगा कि वह कमजोर पड़ रहा है और निरंतर उस पर हमला हो रहा है, तो उसने रक्षा के लिए घोड़े वाले सैनिकों को युद्ध भूमि में उतारा।
मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी वीर राजपूतों ने अपने निरंतर आक्रमणों से बाबर के साथियों के दम फुला दिए थे। विजयश्री एक तुला में लटकी हुई प्रतीत होती थी और यदि किसी और इसका झुकाव दिखाई देता था तो राजपूतों की ओर ही। किंतु निराश हुए बिना बाबर ने एक जनरल की सूझबूझ के साथ अपने चुने हुए निजी अश्वारोहियों के दल को मध्य से लेकर शत्रु के दलों पर प्रहार करने के लिए छोड़ दिया। उस्ताद अली को इसी अवसर पर जी तोड़कर प्रयत्न करने की आज्ञा मिली। आक्रमण की यह चाल सफल सिद्ध हुई। राजपूतों के दाहिने और बाई पक्षों में बाबर की तोपों की अग्निवर्षा और उसी समय एक साथ ही छुटी हुई उसकी निजी अश्वरोहिणी सेना के प्रहार से खलबली मच गई भयंकर गोलीबारी की, जिससे उसके आदमियों का भारी विनाश हो रहा था। ध्यान न करते हुए राणा ने अपने निर्भीक सैनिकों को बाबर के दाहिने और बाई पक्षों पर उलट दिया, जो उन्हें घेरे में बंद करने का प्रयत्न कर रहे थे। वास्तव में यह अंतिम प्रहार ऐसा भयंकर था कि मुगल पक्ष अपने घेरे डालने की स्थिति से हटकर अपने केंद्रीय भाग की पंक्ति में आ पहुंचे। वे लगभग उस स्थान पर आ पहुंचे जहां बाबर स्वयं खड़ा था। बाई और जिधर सबसे अधिक दबाव पड़ रहा था, राजपूत बढ़ते हुए चले आ रहे थे। किंतु मृत्यु से भी भय न खाने वाले राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। वे इसका अधिक समय तक सामना न कर सके और उनका साहस टूटने लगा। इस परिस्थिति में बाबर ने अपने दोनों पक्षों को दूसरा प्रहार करने का हुक्म दिया। राजपूत अब बिखर गए। बाबर, जो विजय की ओर से निराश हो चुका था, युद्ध में विजयी हुआ और इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। खानवा का युद्ध बहुत ही यादगार युद्ध है। यह कुछ ऐसे युद्धों में से एक है जो इतिहास में अमर हो गए। यह युद्ध लगभग 20 घंटों तक चलता रहा। राणा के पक्ष की भारी हानि हुई। संग्राम सिंह स्वयं घायल हुआ और उसके स्वामी भक्त अनुगामी उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां वह अपना भग्न हृदय लेकर जनवरी 1528 ईस्वी सन में सदा के लिए सो गया। दोस्तों, खानवा का यह युद्ध का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आप कौन से युद्ध का वीडियो देखना चाहते हैं वह भी लिखें। हम जरूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।